मध्य प्रदेश के चंदनपुर गांव में भोला नाम का एक व्यापारी अपने पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। भोला के पिता के पास उनका सबसे भरोसेमंद साथी एक गधा था, जिस पर वो सामान लादकर बाजार में बेचते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद भोला ने भी अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। वह रोज अपने गधे पर गेहूं, चावल और अन्य सामान लादकर बाजार जाता और बेचकर वापस आता था। अरे सुलेखा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे आने में देर होगी, तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा, वरना मेरी चिंता बढ़ जाती है। चल बे गधे, आज जरा तेज चलना, सुना नहीं जल्दी घर आना है। जी हुजूर, मैंने कब देरी की है जो आज करेंगे। फिर भोला और उसका गधा बाजार की ओर चल दिए। भोला का गधा पूरे बाजार की गधों में सबसे ज्यादा सामान उठाने के लिए मशहूर था। बाजार पहुंचने पर भोला का दोस्त घनश्याम उसे देखता है। अरे भोला, क्या बात है, तुम्हारा गधा तो पूरे बाजार भर में सबसे ज्यादा बोरी उठाता है। एक काम करो, ये गधा तुम मुझसे बेच दो। अरे नहीं घनश्याम, ये गधा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन घनश्याम, तुम्हारा गधा तो कद काठी में मेरे गधे से भी बड़ा दिखता है, फिर ये काम क्यों नहीं करता। अरे भोला, कद काठी में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दिखने में तो मजबूत है, पर ये बहुत आलसी और कामचोर है। दिन भर खाता है और काम के नाम पर ढेला भी नहीं हिलाता। क्यों बे गधा, क्या ये सच कह रहा है? तू आलसी है? देखो, काम से भागने वाला कोई भी गधा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद भोला और घनश्याम घर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो सुलेखा घर के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। अरे सुलेखा, ये क्या, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, सोई नहीं? कैसे सो जाती, आपकी फिक्र हो रही थी, आपने इतना देर जो कर दिया। फिर भोला सुलेखा को घनश्याम के बारे में बताता है। सुलेखा, ये मेरा दोस्त घनश्याम है, पास के ही गांव से आता है और मेरे साथ बाजार में व्यापारी का काम करता है। भाभी जी, आप अभी तक भोला के इंतजार में बैठी हुई हैं, और एक मेरी पत्नी है, वो अब तक सोते हुए सपने भी देख रही होगी। मेरी बीवी तो एकदम बेफिक्र रहती है। अरे उसकी अकल भैंस चढ़ में गई है क्या? अरे भाभी जी, वो भी एकदम आलसी है, बिल्कुल मेरे गधे जैसा। दोनों में कुछ विशेष फर्क नहीं है। अच्छा भोला, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बातचीत के बाद घनश्याम अपने गधे को लेकर घर लौट जाता है। अगली सुबह वह फिर से अपने गधे पर बोरियां लादने लगता है। बाप रे, ये बोरियां तो पहाड़ जितनी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। बचाओ, अरे कोई मुझे इस जल्लाद से बचाओ। अबे चुप, तेरा यही रोज का नाटक है। खाना तो दबाकर खाता है, उस वक्त सब ठीक होता है, और काम करते वक्त तेरी हड्डियां टूटने लगती है। तभी भोला अपने गधे के साथ वहां से गुजरता है। अरे कोई इस जल्लाद से मेरी रक्षा करो। घनश्याम, लगता है आज तेरा गधा बीमार है, चल अपनी बोरियां मेरे गधे पर रख दे, आज इसे आराम करने दे। मुझे मूर्ख समझा है बच्चू, शरीर से गधा हूँ, दिमाग से नहीं। भोला ने घनश्याम की बोरियां अपने गधे पर लाद लीं और दोनों बाजार की ओर चल दिए। शाम को लौटते वक्त दोनों गधों की बातें करते हुए लौट रहे थे। तू नहीं जानता भोला, मेरा गधा बीमार उमार कुछ नहीं है, इसका रोज का यही नाटक है। वह बहुत ही आलसी है, इसी वजह से हमें सामान सस्ते दामों पर नजदीक के बाजारों में ही बेचना पड़ता है। ओहो, तो ऐसी बात है, फिर देखो कल इस कामचोर गधे को हम कैसे सबक सिखाते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। अगले दिन
घनश्याम ने फिर से अपने गधे पर बोरियां लादनी शुरू की और गधा फिर से चिल्लाने लगा। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई। तभी भोला फिर वहां से गुजर रहा होता है और वह हंसते हुए कहता है, अरे रहने दे घनश्याम, आज भी इसे बाजार नहीं ले जाएंगे। इसे आज भी यहीं आराम करने दे और इसकी पीठ पर लदी बोरियों को भी नहीं उतारना। आज इसे ऐसे ही छोड़ दे। सुन रहा है ना, आज तुझे इन्हीं बोरियों के साथ आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। अब से जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। घनश्याम ने भोला की बात मानी और गधे को बोरियों समेत वहीं खड़ा छोड़ दिया। गधे ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, लेकिन जब किसी ने बोरियां हटाने की कोशिश नहीं की तो उसे समझ में आ गया कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। धीरे धीरे वह बोरियों को लेकर चलने लगा। भोला, तेरी सलाह ने तो कमाल कर दिया। मेरा गधा बिना नाटक की ये काम करने लगा। वो देख कैसे चुपचाप बोरी लिए इधर ही आ रहा है। देखा, कभी कभी आलसियों को झूठी सहानुभूति नहीं बल्कि सख्त सबक चाहिए। अब से यह रोज की तरह नाटक नहीं करे। सूरजपुर नाम के एक राज्य में किशोर नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। किशोर बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन वो एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से रहता था। सुनिए जी, आज मेरा बेसन के लड्डू खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी, ना गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आओ तो हम दोनों बेसन के लड्डू खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर ये सभी चीजें लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि मैं ये सभी चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लेकर जाऊँ और कहाँ से लेकर जाऊँ? मेरे जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना अपने दोस्त के यहाँ जाऊँ, क्या पता वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। ये सब सोचता सोचता किशोर अपने दोस्त के पास चला जाता है। अरे किशोर, तुम आओ आओ और बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है और भाभी जी कैसी है? भाई, मैं तो अच्छा हूँ और भाभी भी अच्छी है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी है। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूँ तो बाद में तुम्हें वापस चुका दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। किशोर की ऐसी बातें सुनकर मोहन अपने मन में सोचने लगा, ये गरीब पक्कड़ आदमी भला कहाँ से चुकाएगा उधार? इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वो बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो किशोर। अभी तक मेरे खेतों की फसल की कटाई नहीं हुई और मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। इन दिनों मेरे पास भी पैसे नहीं है। मैं भी बस फसल पकने का ही इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा है, मगर मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है जो मैं बाजार से ला सकूं। अरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि अभी तुम्हारी हालत भी ऐसी है। मैंने यहाँ आकर फालतू ही तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ करना। तभी अंदर से मोहन की पत्नी की आवाज आई, अरे सुनिए, खीर बनकर तैयार है, ठंडी होने से पहले खा लीजिए। घर से आती पत्नी की आवाज को सुनकर एक बार तो मोहन हड़बड़ा गया, लेकिन वो तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा किशोर, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी न पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। हाँ हाँ भाई, एक दिन अपने भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, चलो तुम खिचड़ी खाओ, वरना वो ठंडी हो जाएगी। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, मोहन मुझे कुछ भी देना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ न होने का वो दिखावा कर रहा था
उसके घर से मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। इस तरह सोचता सोचता किशोर चले जा रहा था और परेशान हो रहा था कि अब उसे पैसे उधार कौन देगा। उसे अपनी पत्नी की इच्छा की बड़ी फिक्र थी। फिर चलते चलते उसकी नजर एक हवेली पर पड़ती है जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। पास से गुजर रहे आदमी को रोककर किशोर ने उससे पूछा, क्यों भाई, ये किसका घर है और आज यहाँ इतनी सजावट क्यों हो रखी है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये इस नगर के ठाकुर साहब की हवेली है। उनके यहाँ उनके लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए वो भंडारा कर रहे हैं और घर में सुख शांति के लिए पूजा का आयोजन रखा है। पिछले 3 दिन से पूजा पाठ हो रही है। कल पूजा पाठ खत्म हो जाएगी और कल पूरे गांव की दावत है। चलो ठीक है भाई, मुझे खेतों में जाना है, मैं चलता हूँ। यहाँ भंडारा तो कल है, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज बेसन के लड्डू खाने की है। क्या करूँ, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर किशोर अपने मन में कोई तरकीब सोचने लगा। कुछ ही देर में उसके मन में एक उपाय आया और वो बहुत खुश हो गया और वो वहाँ से चल पड़ा और सीधे बाजार में चला गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुंचा। राम राम सेठ जी, आपके गोदाम में बेसन की कुल कितनी बोरियां होगी? राम राम भाई, तुम कहाँ से आए हो? मैं ठाकुर साहब के यहाँ से आया हूँ। ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए कल वो गांव में भंडारे का आयोजन करना चाहते हैं। अच्छा, ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है। हमारी तरफ से ठाकुर साहब को बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए ठाकुर साहब को? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस केवल इतना कहा है कि किशन सेठ के यहाँ पर पता कर लेना कि उनके गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन उनसे नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, अपन तो एक तरफ से बोरियां लेते हैं और दूसरी तरफ दुकानदार को बोरियां बेच देते हैं, लेकिन अभी अपने गोदाम में कम से कम 50 या 60 बोरियां तो पड़ी ही होगी और मुझे जहाँ तक पता है इतने में ठाकुर साहब का काम हो जाएगा। और जहाँ तक नमूने के तौर पर बेसन देने की बात है तो वो मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। अरे ओ राजू, जल्दी इस आदमी को पाव भर बेसन दे दो, ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने ठाकुर साहब को दिखा देगा। फिर किशोर ने वहाँ से पाव भर बेसन लिया और वहाँ से चला गया और फिर वो चलता चलता एक घी के व्यापारी के पास गया। राम राम सेठ जी। जी राम राम भाई। घी के 60 पीपे होंगे सेठ जी? 60 क्यों, पूरे 100 पीपे मिल जाएंगे। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? किसने भेजा है तुम्हें? गांव के ठाकुर साहब ने। कल वो गांव में भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं, इसलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे और उन्होंने कहा है कि खुले घी में से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो मेरे यहाँ से घी गया था वो घी क्या मिलावटी था? जाकर कह दे अपने ठाकुर साहब से, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले, नमूना वमूना मैं नहीं देता। सेठ की ऐसी बात सुनकर किशोर हैरान रह गया और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। उस नगर में घी के और भी व्यापारी थे। किशोर फिर दूसरे व्यापारी के पास पहुँचा और उसे सारी बात बता दी। अरे भाई, ठाकुर साहब ने हमें याद किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो, नमूने के तौर पर मैं तुम्हें अभी घी दे देता हूँ। फिर व्यापारी ने नमूने के तौर पर किशोर को एक केतली में घी दे दिया। किशोर बड़ा ही खुश होकर घी लेकर वहाँ से चलता बना और चलते चलते वो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बोला कि उसे गांव के ठाकुर ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। तो व्यापारी ने उसे गुड़ देते हुए कहा, ये लो भाई, तुम ये गुड़ की डेली, और ये गुड़ बड़ा ही अच्छा गुड़ है और जल्दी ले जाओ ठाकुर साहब के पास और जल्दी वापस आना और बताना कि कितनी बोरियां भिजवानी है। किशोर गुड़ लेकर वहाँ से चलता बना। अब लड्डू बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। फिर शाम होने तक वो अपने घर पहुँच गया और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। अरे आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी, लेकिन आप तो सारा सामान ले आए। चलिए अब मैं जल्दी से लड्डू बना देती हूँ और आप हाथ पैर धोकर आ जाइए।
फिर शारदा ने कुछ ही देर में लड्डू बनाकर तैयार कर दिए। संयोग की बात है कि उसी दिन रात को इस राज्य के राजा सूर्यवीर सिंह भेष बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे। तो वो चलते चलते किशोर की झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, सुनो भाग्यवान, तुमने लड्डू तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन हम इन लड्डू को अभी नहीं खाएंगे। क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लड्डू अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? अरे मेरा दोस्त वो मोहन है ना, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार लेने के लिए गया था। तो वो बोल रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी कुछ मीठा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हमारे लड्डू में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो मैं घर में एक भी दिया नहीं जलाऊंगी। अंधेरे में ही बैठकर अपन दोनों ही लड्डू खा लेंगे। फिर दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया कि दोनों अंधेरे में बैठकर लड्डू खाने लगे। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे, इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन, ले खा 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 के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते, ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे, मांगो क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हाल चाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज,
तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूं। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान। लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो ये सरासर जास्ती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, हैं? न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबरा कर उठता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो, सपने में ही सही स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ।